हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल शुक्ला और वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर डाइव। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं कि हम इसमें 10th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो पूरा कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत हमने पोयम से की है। मैं पहले एक पोयम आपको पढ़ा चुकी हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। उसका टेक्स्ट बाय लाइन मैंने टेक्स्ट समझाया है, क्वेश्चन आंसर कराए हैं। फायर एंड आइस को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसकी वीडियोस मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के साथ, तो आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज हमें पढ़ना है फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burned, burst, or grew colder and colder? तो इसके लिए जो आंसर है वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप खुद का कॉपी और पेन लेके बैठें, उसमें नोट डाउन कर लें। Yes, I agree that the world will end someday. हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि वर्ड विल एंड someday, वर्ड एक दिन खत्म हो जाएगा। एनीथिंग दैट बिगिंस विल एंड someday, जो भी शुरू होता है वो एक दिन खत्म हो जाता है। But if the sun got so hot that it burst, the whole earth will perish, as not a single part of the earth can bear the intensive heat of the sun. पर यदि किसी दिन सन गॉट सो हॉट कि सन इतना गर्म हो जाए दैट इट बर्स्ट, कि वो फट जाए, द होल अर्थ विल पेरिस, तो पूरी पृथ्वी जो है वो खत्म हो जाएगी। एज क्योंकि नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कैन बेयर इंटेंसिव हीट ऑफ द सन, जो सन की इतनी ज्यादा इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा हीट को बेयर कर सके। और इफ सम डे द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और किसी दिन अगर सन जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, द लाइफ विल एंड ऑन द अर्थ, तो भी हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। बिकॉज बैलेंस्ड हीट ऑफ द सन, क्योंकि सन से जो हमें बैलेंस्ड हीट मिल रही है, दैट अर्थ रिसीव्स इज द सोर्स ऑफ लाइफ। बैलेंस्ड हीट जो हमें मिलती है वही हमारे अर्थ पर सोर्स ऑफ लाइफ है। तो ये क्वेश्चन आप एज इट इज अपने पेपर में अगर ये आता है तो आप लिख के आ सकते हैं, और ये इतना इफेक्टिव है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। ये जब मैंने आपको पोयम पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको बताया था कि फायर एंड आइस के कुछ मेटाफोरिकल मीनिंग्स हैं। फायर एंड आइस यहाँ पर सिंबल है। अब किन किन चीजों के सिंबल हैं यहाँ पर उस पोइट ने आपको, सॉरी, किताब ने आपको, बुक ने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, insensitivity, avarice, cruelty, lust, rigidity, hatred, intolerance, indifference, fury and coldness। इनमें से कौन सा आइस का सिंबल है और कौन से वर्ड्स जो हैं वो फायर के लिए यूज किए गए हैं? तो यहाँ मैंने एक पूरी लिस्ट आपके लिए बनाई है कि फायर के लिए जो चीजें यूज की हैं। फायर किस किस का सिंबल है? ग्रीड का, ग्रीड यानी लालच। एवरेस, एवरेस मतलब लोभ। लस्ट, लस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम पैशन। अब वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो पावर के लिए हो सकता है, वो लव के लिए हो सकता है। फ्यूरी, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। कॉन्फ्लिक्ट, विरोध, मतलब टकराव। अब टकराव कब होता है? जैसे युद्ध में होता है, जैसे वॉर्स में होता है, तो वो भी फायर का सिंबल है। आइस किसका सिंबल है? हैट्रेड यानी कि घृणा। कोल्डनेस, ठंडापन। इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी वही उदासीन हो जाना, आपको सेंस नहीं हो रहा है दूसरे का दुख। इंडिफरेंस, सेम थिंग, उदासीन। क्रूअल्टी, निर्दयता। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस बर्दाश्त के बाहर जो चीजें होती हैं वो। रिजिडिटी, कठोरपना, मतलब इतना ज्यादा आप कठोर हो गए हैं कि आपको
अपने आसपास होने वाली किसी भी दुख, पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा है। अपनी नहीं, दूसरे की। यहाँ पर जितने भी सिंबल्स हैं वो मतलब आइस किसको सिंबलाइज कर रहे हैं कि हम दूसरे के प्रति हो गए हैं इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव। चलिए, ये अब इसमें से हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम एंड व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? राइम स्कीम को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो में, कि राइम स्कीम को निकालने के लिए हमें हर लाइन के लास्ट वर्ड को राइम करना पड़ता है। अगर आपको इसको समझना है तो आप एक बार मेरी पहले वाली डस्ट ऑफ स्नो को पढ़िए, वहां पर मैंने पूरा पोयम में एक एक वर्ड को अ, बताया है कि किस तरह से राइम स्कीम सेट की जाती है। द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज ए बी सी बी सी बी, और राइमिंग वर्ड्स है फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस और सफाइस, हैट एंड ग्रेट। ये सिमिलर साउंड रखने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो राइम स्कीम को फ्रेम करते हैं, और वो एक नेचुरल फ्लो देते हैं आपकी पोयम में, इमोशंस को प्लस वर्ड्स को। हाउ द राइम स्कीम हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोयम? और वैसे आपकी किताब में तीन ही क्वेश्चन है, ये चौथा जो है वो थर्ड के साथ मिला हुआ है, मैंने इसको अलग करके लिख दिया क्योंकि इसका फिर वो आंसर बड़ा हो जाता। तो हाउ द राइम स्कीम हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोयम? अब आपकी जो राइम स्कीम है, मतलब जो पोइट ने यूज की है, वो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कैसे बाहर, अच्छे से बाहर लेके आने में हेल्प कर रही है। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कौन कौन से हैं? कि वर्ड का एंड कैसे होगा, या तो वो फायर से होगा या फिर वो आइस से होगा। अब फायर किस किस को सिंबलाइज कर रही है, आइस किस किस को सिंबलाइज कर रहा है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपकी राइम स्कीम इसको कैसे हेल्प कर रही है। द राइम स्कीम हेल्प्स इन presenting two popular theories about the words and। राइम स्कीम ने हेल्प किया है प्रेजेंट करने में क्या? दो बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरीज को जो वर्ड के एंड को बताती है। हियर फायर सिंबलाइजेस डिजायर और एक्सट्रीम पैशन। यहाँ पर फायर किसको, किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? डिजायर का और एक्सट्रीम पैशन का। अब ये छोटा सा क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, मैंने इसके छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, तो आप इसी में से इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से काफी छोटे छोटे प्रश्न अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे ये क्लियर हो गया कि फायर सिंबलाइजेस डिजायर और एक्सट्रीम पैशन को, एक्सट्रीम पैशन तीव्र इच्छा को। एंड द पॉइंट एक्सेप्टेड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर, और पॉइंट एक्सेप्ट करता है कि वो डिजायर के साथ खुद का स्वयं का एक्सपीरियंस रखता है। जैसे कि उसने एक लाइन में कहा था, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने इच्छा को चखा है। चखा है मतलब एक्सपीरियंस किया है। डिजायर इज द पोटेंट इनफ टू एंड द वर्ड, और इसलिए डिजायर इतनी शक्तिशाली है कि वो वर्ड को खत्म कर सकती है। अब यहां से ये चार लाइन का क्वेश्चन ना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पॉइंट डिजायर के फेवर में क्यों खड़े हैं, कि डिजायर जो है वो वर्ड का एंड कर सकती है, तो वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया है। तो ये छोटा सा आप पीस निकाल के उस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। बट द पोयम टेक्स अ टर्न, पर हमारी पोयम एक टर्न ले लेती है सेकंड स्टैंजा के साथ, सजेस्टिंग दैट, और वो हमें बताती है कि इन केस द वर्ड वर टू फेस डिस्ट्रक्शन ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे वर्ड के बाद वर नहीं आएगा, यहाँ पे विल आएगा, कि अगर हमारा जो वर्ड है वो डिस्ट्रक्शन को दो बार फेस करेगा, तो आइस विच सिंबलाइज हेट, आइस यानी कि बर्फ जो कि यहाँ किसका सिंबल है, हेट का, वुड बी इक्वली केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अपोकलिप्स। अपोकलिप्स का मतलब होता है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ड मेरे लिए भी नया था बट मैंने यूज किया क्योंकि इस तरह का वर्ड, इस तरह के वर्ड्स यूज करने से एग्जामिनर पर थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
ट्वाइस कि 2 बार अगर होता है तो आइस जो हेट का सिंबल है वो भी इक्वली कैपेबल है ऑफ ब्रिंगिंग द एपोकलिप्स। सो इसलिए द पोइट ब्यूटीफुली पेंट्स, पोइट बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट करता है टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज विद दिस राइम पैटर्न, इस राइम पैटर्न के साथ विच गिव्स द पोयम अ कोहेसिव फ्लो। और ये जो पैटर्न है वो बहुत ही इजी फ्लो देती है हमारे पोयम को, हमारी पोइट के थॉट्स को। आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें जो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट जैसे जो वो स्टैंजा आएगा फिर उसके नीचे के जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे ये लिटरेरी डिवाइसेस वो पूछ सकता है। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस है यहाँ पर एनाफोरा। एनाफोरा सम से जो फर्स्ट 2 लाइंस थी कि कुछ लोग कहते हैं फायर से एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस से एंड होगा, तो सम से जब एक ही तरह का फ्रेज लाइन के स्टार्टिंग में बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे एनाफोरा कहा जाता है। सेम एक्सप्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एनाफोरा। और यहाँ पर सेम एलिटरेशन भी है क्योंकि एस और एस साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और वो भी सेंटेंस के बिगिनिंग में। दूसरा है यहाँ पर एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइंस विदाउट एनी पोज। पूरी पोयम में कहीं भी कॉमा या कॉलन या फुल स्टॉप साइन नहीं आए हैं। सारी जितनी भी 9 लाइन की ये पोयम है, सारी लाइंस कंटिन्यूअली चलती जा रही हैं विदाउट एनी पोज, जैसा कि डस्ट ऑफ स्नो में भी हमने देखा था। दीज फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब द, सॉरी यहाँ पे दीज फर्स्ट लाइन ही, फर्स्ट लाइन ही था कि जो हमारी पोयम शुरू हो रही है कि सम से द वर्ड वुड एंड वाली जो लाइंस थी कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से ये वर्ड खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं, तो यहाँ क्या है? यहाँ डिसएग्रीमेंट है। These first line describes the disagreement in general society of on the topic of how the word ends। यहाँ पर disagreement शो किया गया है कि पॉइंट नहीं कह रहा है, ये सम से कुछ लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह की जो डिवाइस है डिसएग्रीमेंट वो पॉइंट ने यूज की है। फोर्थ पॉइंट आप पढ़िए। ही ब्यूटिफुली यूजेस, बहुत ही सुंदर तरीके से वो यूज कर रहे हैं मेटाफर का। व्हेन ही कंपेयर फायर विद डिजायर एंड आइस विद हेट्रेड। मेटाफर को हिंदी में हम कहते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में एज और लाइक वर्ड का यूज नहीं किया जाता है कंपेयर करने के लिए। जैसे मैं कहूं सीता चांद की तरह सुंदर है, तो की तरह जो यूज किया है मैंने, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज मून, तो जो ये या फिर सीता इज ब्यूटीफुल लाइक मून, तो जहां पर लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है वहां पर सिमली होता है, क्योंकि आप की तरह वर्ड का यूज कर रहे हैं। और रूपक अलंकार यानी कि मेटाफर वहां होता है जहां पर आप डायरेक्टली इम्पोज कर देते हैं। जैसे मैं कहूं सीता इज मून, सीता तो चांद है, तो हमने मून को इम्पोज कर दिया। तो यहाँ पर फायर और आइस के ऊपर डिजायर और हेट्रेड को इम्पोज किया गया है, कहीं भी लाइक और एज वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है। असोनेंस, असोनेंस क्या है? रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड इन सेम लाइन। सेम लाइन में वॉवल साउंड, वॉवल जो 5 वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, उसका साउंड अगर रिपीट हो रहा है, जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो होल्ड में ओ साउंड, दोज में ओ साउंड, हु में ओ साउंड, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर असोनेंस है। एलिटरेशन है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। अब देखिए रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जहां होता है वहां एलिटरेशन होता है। ये अ, और पर, यहाँ एक कंडीशन लगी हुई है, पर वो जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए किसी भी लाइन के, किसी भी सेलेबल के, और वो क्लोजली प्लेस्ड होना चाहिए,
तो वहाँ पर एलिटरेशन होता है, नहीं तो फिर वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है। पर यहाँ पर देखिए आप सम से एस साउंड जो है वो बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स हैं और ये लाइन के स्टार्टिंग में है ना? फेवर, फायर, वर्ड, विल। यहाँ पर आप एलिटरेशन पाएंगे। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफिकेशन वहां होता है जहां पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है, जैसे फायर और आइस। इन दोनों को कौन सी ह्यूमन क्वालिटी दी है? पावर दी है। दे हैव पावर लाइक ह्यूमन बीइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। हमारे पॉइंट ने कहा है कि उनके अंदर ये पावर है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर फायर एंड आइस का इन्होंने पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। अब इमेजिनरी, सॉरी इमेजरी, इमेजरी वहां वर्ड विल एंड इन फायर। ये संसार फायर में खत्म हो जाएगा। ये लाइन बोलते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनी, एक वर्ड की इमेज, हमारी अर्थ की इमेज जिसमें आग लगी हुई है। तो poet with the help of these words can create an image in our mind, then we will see the earth end up in the fire or ice। तो वो इमेज को आपके दिमाग में क्रिएट कर पाए वो वर्ड्स, वहां पर इमेजिनरी डिवाइस यूज होती है। तो ये हमारी पूरी पोयम थी। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। हो सकता है इसके आंसर्स आपको बड़े लगे, लेकिन बड़े आंसर्स में कई सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो आप उन्हें कैटेगराइज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बुक के ही क्वेश्चन करवाए हैं, और इसके अलावा जो स्टैन्जा आएगा और स्टैन्जा से जो क्वेश्चन आएँगे, वो भी सारे इसमें क्लियर हैं। बस आपको इन तीनों या चारों क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है और इस पोयम में से जो भी आएगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। और आपको ये पोयम कैसी लगी, मेरा पढ़ाना और मेरा समझाना आपको कैसा लगा, इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आपके मार्च में या फ़ैब में जो भी पेपर आने वाले हैं उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।